Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Feroz Shah and we are going to discuss the online Sunday test of QCA 8 November 2020. Let us start. The first question in the test says, पहला क्वेश्चन है टेस्ट में, फिजिक्स पोर्शन का पहला क्वेश्चन है कि फ़र्ज़ करो एक पार्टिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, एक पार्टिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है और जो एनर्जी है वो 1862 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बता दें कि उस पार्टिकल का मास कितना होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेसिक रेफरेंस ये है कि 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 AMU से बनता है। 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 AMU से बनता है। तो याद रखिए कि 1862 का मतलब है कि 931 को डबल किया गया है। तो अगर एनर्जी डबल हो गई है इट मीन के मास भी डबल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा जनाब 2 AMU एंड हिंस द करेक्ट आंसर और करेक्ट ऑप्शन इन द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। सेकेंड क्वेश्चन, दो न्यूक्लियाए हैं ए और बी सच दैट ए इज मोर स्टेबल देन बी, देन रेशियो ऑफ बाइंडिंग फ्रैक्शन ऑफ बी टू ए विल बी। आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, पहला इन्फॉर्मेशन है कि ये मोर स्टेबल है और आप लोग जानते हैं कि स्टेबिलिटी बाइंडिंग फ्रैक्शन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर ए मोर स्टेबल है इसका मतलब है कि फ्रिक्शनल बाइंडिंग एनर्जी या बाइंडिंग फ्रैक्शन जो है वो ए के लिए क्या होगा जनाब, बाइंडिंग फ्रैक्शन फॉर ए जो है वो ग्रेटर होगा। अब ये लोग आपसे कह रहे हैं कि ए मोर स्टेबल है यानी इसका बाइंडिंग फ्रैक्शन ज़्यादा है बी से, और ये लोग कह रहे हैं कि आप हमें रेशो बता दो बाइंडिंग फ्रैक्शन ऑफ बी डिवाइड बाय बाइंडिंग फ्रैक्शन ऑफ ए। तो जब आपने पढ़ा कि मोर स्टेबिलिटी ऑफ ए का मतलब है कि ए का बाइंडिंग फ्रैक्शन ज़्यादा होगा, लिहाजा बी का बाइंडिंग फ्रैक्शन कम होगा, और कम बाय ज़्यादा इज़ ऑलवेज लेस देन 1। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ लेस देन 1 एंड हिंस ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन सी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, एक रेडियोएक्टिव सैंपल है 50% डिके हो गया, तो जो टाइम होगा वो किस चीज़ के इक्वल होगा। 50% का मतलब है हाफ डिके और हाफ डिके का मतलब है कि जो टाइम है वो हाफ लाइफ के बराबर है। सो क्वेश्चन नंबर 3 का रेफरेंस ये है कि 50% डिके का मतलब है जो टाइम होगा दैट विल बी इक्वल टू हाफ लाइफ। लेकिन आप लोगों ने हाफ लाइफ और डिके कांस्टेंट के दरमियान रिलेशन पढ़ा है कि हम हाफ लाइफ की जगह लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइड बाई डिके कांस्टेंट। हिंस ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइड बाई डिके कांस्टेंट, एंड द करेक्ट ऑप्शन इन द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, 3/6 ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल डिके इन 12 आवर्स। 3/6 का मतलब है आधा, चूंकि 3/6 का हाफ है तो 3/6 का मतलब है हाफ, तो हाफ डिके 12 आवर में होता है, इसका मतलब है कि हाफ लाइफ 12 आवर्स है। सो क्वेश्चन नंबर 4 में मैं ये लिख सकता हूँ कि हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल इज 12 आवर्स। मैंने 12 आवर हाफ लाइफ क्यों लिया, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 3/6 जो है 3/6 इस 12 आवर में डिके हुआ, और 3/6 मीन के 6 में 3 हाफ यानी हाफ है, तो इसलिए हाफ लाइफ हुआ। आगे जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो ये है कि कितना परसेंट या कितना क्वांटिटी अनडिके होगा 24 आवर के बाद। तो आसान बात है जनाब, अगर एक हाफ लाइफ 12 आवर्स के बराबर है इसका मतलब है कि 24 आवर्स का मतलब है 2 हाफ लाइफ्स। बताओ कि कितना बाकी रह गया होगा 2 हाफ लाइफ्स के बाद या 24 आवर्स के बाद। तो टोटल कहाँ से स्टार्ट है, 6 से। 3/6 मीन कि 6 टोटल होगा और उसमें 3 डिके होता है 12 आवर में, तो स्टार्ट आप 6 से लोगे क्योंकि 6 टोटल है। तो जब 6 से ये स्टार्ट लेगा तो एक हाफ लाइफ, फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद ये 3 बचेगा, लेकिन 24 आवर में तो 2 हाफ लाइफ आते हैं, तो सेकेंड हाफ लाइफ जब गुजरेगा लिहाजा आपके पास 3 का हाफ यानी 1.5 बचेगा। द करेक्ट आंसर कि 12 आवर अगर हाफ लाइफ हो तो 24 आवर में 6 में से 1.5 जो है ये अनडिकेड रहेगा, ये डिके नहीं करेगा, and hence the correct option in the given question is option A। 4 नंबर में ऑप्शन ए ठीक है। 5 नंबर को देखिएगा, the energy comes from sun। आप सब जानते हैं कि सन से जो एनर्जी आती है that is because of fusion।
and fusion in sun is because of proton cycle. The fusion in sun is because of proton cycle and hence the correct option is option B. 5 नंबर में ऑप्शन बी ठीक है. 6 नंबर को देखें. X रिप्रेजेंट करता है इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई. तो बताएं कि कितने न्यूक्लियाई डिके हो गए होंगे आफ्टर 2 हाफ लाइफ्स. आसान क्वेश्चन है. अगर X इनिशियल होंगे तो आप सब जानते हैं कि फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद ये x/2 रह जाएंगे, लेकिन इन्होंने तो 2 हाफ लाइफ कहा है. देयरफॉर जो सेकेंड हाफ लाइफ होगा उसके बाद जो न्यूक्लियाई होंगे जो मौजूद होंगे वो x/4 है. तो क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि इतने न्यूक्लियाई इनिशियल में मौजूद थे, 2 हाफ लाइफ्स के बाद इतने न्यूक्लियाई अब मौजूद हैं, तो ज़ाया कितने हो गए, डीके कितने हो गए, इन दोनों का डिफरेंस मालूम करें. एंड इन दोनों का डिफरेंस जो होगा, यानी हम डीके लेना चाहते हैं तो डीके विल बी इनिशियल न्यूक्लियाई माइनस फाइनल न्यूक्लियाई x माइनस x/4 एंड हिंस द करेक्ट आंसर इज 4 LCM होगा. तो ये 4x माइनस x इट मीन 3x डिवाइड बाय 4. द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 3x डिवाइड बाय 4. हिंस इसमें जो ऑप्शन ठीक है वो डी ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन नंबर डी ठीक है. क्वेश्चन 6 में ऑप्शन डी ठीक है. 7 नंबर क्वेश्चन, द रेडिएशन विच डज नॉट प्रोड्यूस स्पार्क ऑन फ्लोरेसेंट स्क्रीन. आप सब जानते हैं कि फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर हर चार्ज पार्टिकल स्पार्क पैदा करता है और सारे ऑप्शन चार्ज पार्टिकल्स हैं. अगर इसमें न्यूट्रॉन बीम्स होते, अगर इसमें गेमा रेज होते तो फिर वो स्पार्क पैदा ना करते. ये सब चार्ज पार्टिकल्स हैं और चार्ज पार्टिकल फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर ज़रूर स्पार्क पैदा करते हैं. सो द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज. Why? What's the reason? Because all given are charged particles. All given are charged particles, and all charged particles produce a spark on fluorescent screen. Question number 8. Question 8 जो है, the value of accelerating voltage is made double. The quantity of X-rays will be increased. जो increase होगी वो कौन सी होगी? तो भाई सीधी सी बात है कि एक होता है फिलामेंट वोल्टेज, एक होता है फिलामेंट वोल्टेज. एक्सरे चैम्बर में फिलामेंट वोल्टेज इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है, इंटेंसिटी को, और एक होता है एक्सेलरेटिंग वोल्टेज. एक्सरे प्रोडक्शन चैम्बर में 2 वोल्टेज होते हैं. एक फिलामेंट वोल्टेज होता है जो कि इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है. फिलामेंट वोल्टेज इंक्रीजेज, इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज इंक्रीजेज. फिलामेंट वोल्टेज डिक्रीजेज, इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज डिक्रीजेज. लेकिन दूसरा वोल्टेज एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है और एक्सेलरेटिंग वोल्टेज कंट्रोल्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज. हिंस स्टेटमेंट में कहा कि अगर एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को हम डबल कर दें या ज़्यादा कर दें तो किस चीज़ पे फ़र्क पड़ेगा? इसका इंटेंसिटी से कोई ताल्लुक नहीं है. इट मीन फ्रीक्वेंसी विल बिकम चेंज, और ये चेंज होगी. इट मीन द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. क्वेश्चन नंबर 9. द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज. तो जनाब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट दरअसल किस स्टेट को बोलते हैं? ये थर्ड ऑर्बिट को बोलते हैं. और इसमें जो एनर्जी होगी E3 वो माइनस E0 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर होगी, तो माइनस E0 डिवाइड बाई 9. And hence the correct option in the given question is option C. इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10. फिगर में जो लाइंस हैं, अगर ये हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिट्स हैं तो बताओ जो फोटॉन इस फिगर में इमिट हुआ है ये कौन सा हो सकता है? तो जनाब आसान सी बात है. अगर ये लाइंस हैं, ये लाइंस ऑर्बिट्स को शो करते हैं. ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, सिक्स्थ ऑर्बिट एंड सो ऑन. तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट में जो फोटॉन होता है वो अल्ट्रावायलेट होता है. फर्स्ट ऑर्बिट में जंप से जो फोटॉन हमें मिलता है वो अल्ट्रावायलेट में होता है. सेकंड में जो जंप होता है वो विजिबल में होता है. थर्ड में जो जंप होता है वो इंफ्रारेड में होता है. और इससे आगे जितने भी हैं वो सारे इंफ्रारेड हैं. अब इस फिगर को देखें तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन शो किया है कि वो फोर्थ से सेकंड में जंप लगा रहा है, फोर्थ से सेकंड में. तो सेकंड का मतलब है कि फोटॉन जो होगा वो विजिबल होगा.
अब विजिबल में पहला है या दूसरा है, तो आप कहोगे सर विजिबल यानी सेकंड में जंप अगर थर्ड से लग जाता तो थर्ड से सेकंड में फर्स्ट विजिबल था और फोर्थ से सेकंड में सेकंड विजिबल है. सो द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन इज सेकंड विजिबल. It is second visible photon for Balmer series, and hence the correct option in the given question is option B is the correct answer. 151 को देखें, अगर V1 वोल्टेज से हमने सेकेंड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आयनाइज किया, V2 से थर्ड ऑर्बिट से आयनाइज किया, तो दोनों के दरमियान क्या रिलेशन होगा? भाई जहाँ इलेक्ट्रॉन का आयनाइजेशन आसान हो वहाँ पोटेंशियल कम होता है, और जहाँ इलेक्ट्रॉन का आयनाइजेशन मुश्किल हो तो पोटेंशियल ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है. थर्ड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आसानी से आयनाइज होता है, सेकेंड ऑर्बिट से मुश्किल से होता है. लिहाजा सेकेंड ऑर्बिट का वोल्टेज V1 थर्ड ऑर्बिट के वोल्टेज V3 से ज़्यादा होना चाहिए. एंड हिंस द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द गिवन क्वेश्चन इज दैट V1 विल बी ग्रेटर देन V2. बिकॉज रीज़न क्या है? बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट to ionize electron from second orbit. सेकेंड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन का आयनाइज होना मुश्किल है एज कंपेयर टू थर्ड ऑर्बिट. एनी हाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12. एंगुलर मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इज 5h डिवाइड बाय पाई. ये किस ऑर्बिट में है? तो भाई आपको एंगुलर मोमेंटम इस क्वेश्चन में दिया है 5h डिवाइड बाय पाई. ऑर्बिट आपसे मांग रहे हैं अकॉर्डिंग टू बोर एटॉमिक मॉडल L जो है ये है NH डिवाइड बाय 2 पाई. NH डिवाइड बाय 2 पाई इज इक्वल टू 5H डिवाइड बाय पाई. तो पाई इज कैंसल्ड विद पाई, H इज कैंसल्ड विद H, ये 2 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा. हिंस द ऑर्बिट इन दिस कैटेगरी इज 10th. यानी जिस ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम 5H बाय पाई हो वो 10th ऑर्बिट है. एंड हिंस द करेक्ट ऑप्शन इन द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन A. ऑप्शन A ठीक है 12 नंबर क्वेश्चन में. 13 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा. द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इन सेकेंड एंड थर्ड ऑर्बिट रिस्पेक्टिवली इज. सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का स्पीड ज़्यादा है और थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का स्पीड कम है. वजह इट इज़ लाइक सैटेलाइट. सैटेलाइट जितना ज़मीन के सेंटर से दूर होता है स्लो होता है, इसी तरह इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस के सेंटर से दूर होगा स्लो होगा. तो अगर थर्ड ऑर्बिट में स्पीड कम और सेकेंड ऑर्बिट में स्पीड ज़्यादा है तो इनका जो रेशो होगा वो रेशो होगा कि V2 एंड V3. सेकेंड ऑर्बिट में चूंकि स्पीड ज़्यादा है बिकॉज ये न्यूक्लियस के करीब है, और थर्ड ऑर्बिट में स्पीड कम है क्योंकि ये न्यूक्लियस से दूर है. एंड ज़्यादा बाय कम इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. ज़्यादा बाय कम इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. हेंस द करेक्ट ऑप्शन इन द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन B. ऑप्शन B बिल्कुल ठीक है. क्वेश्चन नंबर 14. द स्पीड ऑफ ए मूविंग ए न्यूट्रॉन बिकम डबल. डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे क्या असर पड़ेगा? तो जनाब डी ब्रॉगली वेवलेंथ है h डिवाइड बाय mv. आप देख रहे हो कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ का स्पीड के साथ इन्वर्स रिलेशन है. तो क्वेश्चन ये है कि अगर ये स्पीड डबल किया हो, डबल हुआ हो न्यूट्रॉन का, तो इस पे क्या असर पड़ेगा? बिकॉज ऑफ द इन्वर्स रिलेशन इफ इट इज डबल्ड इट विल बिकम हाफ. ये हाफ हो गया होगा. एंड द करेक्ट आंसर इन द गिवन क्वेश्चन इज 14 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन B ठीक है. ऑप्शन B इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर इसमें 15 है. द प्रोडक्ट ऑफ मास स्पीड एंड वेवलेंथ ऑलवेज इक्वल टू. तो भाई मास है, स्पीड है और साथ में वेवलेंथ है. इससे क्या आता है? तो ऊपर एक फार्मूला लिखा है उसी से आपको पता चल गया होगा कि चूंकि डी ब्रॉगली वेवलेंथ h डिवाइड बाय mv है, अगर हम ये mv इस तरफ शिफ्ट करें तो ये बन जाएगा mv लैम्डा इज इक्वल टू h. तो प्रोडक्ट ऑफ मास स्पीड एंड वेवलेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट. ये ऑलवेज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट होगा. एंड हेंस द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन इज 15 नंबर में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है प्लैंक कांस्टेंट. ऑप्शन C ठीक है. ऑप्शन C करेक्ट है 15 नंबर में. 16 नंबर क्वेश्चन को देखें. इसका डायमेंशन क्या होगा? आपको इक्वेशन दिया है लैम्डा अंडर रूट मास और एनर्जी का डायमेंशन किस चीज़ से मिलेगा? तो ये सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इक्वेशन बंदे को याद हो तो ये सॉल्व हो सकता है. आप जानते हैं ना कि लैम्डा इज इक्वल टू
लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाय अंडर रूट 2m इंटू एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी। ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ का इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ऑफ पार्टिकल। अगर इसको इस तरफ ले आए तो लैम्डा अंडर रूट 2me बन जाएगा। तो 2 हो या ना हो डायमेंशन पे फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं ये 2 हटा भी दूँ तो डायमेंशन पे फर्क नहीं पड़ेगा और राइट साइड पे h आता है। इट मीन कि इन सब का डायमेंशन प्लैंक कांस्टेंट के बराबर है और प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम से मिलता है। लिहाजा अगर ये डायमेंशन प्लैंक कांस्टेंट के सेम आता है और प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम के सेम है, सो द करेक्ट आंसर इन द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ठीक है, इन सब का डायमेंशन जो है वो एंगुलर मोमेंटम से मैच करेगा। क्वेश्चन नंबर 157 कहते हैं, सॉरी इसमें 17 है। 17 नंबर क्वेश्चन देखें। ग्राफ हमें मिला है कि इस ग्राफ में क्वांटिटी x क्या शो करेगा। तो 17 नंबर क्वेश्चन में है कि अगर फर्ज करें यहाँ पर स्पीड ऑफ पार्टिकल हो और यहाँ पर x एक अननोन क्वांटिटी है लेकिन ग्राफ इसका इस तरह आया है, तो आप बता दें कि x क्या हो सकता है। ग्राफ हमें बता रहा है अगर ये ग्राफ इस तरह होता तो ये डायरेक्ट रिलेशन को शो करता है क्योंकि एक भी इंक्रीज दूसरा भी इंक्रीज। अगर ग्राफ इस तरह हो तो इन्वर्स रिलेशन शो करता है क्योंकि एक इंक्रीज तो दूसरा डिक्रीज। इसका मतलब है कि x जो भी क्वांटिटी है उसका स्पीड के साथ इन्वर्स रिलेशन है। अब गौर कीजिएगा तो फार्मूला आपके माइंड में होगा लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी। इस इक्वेशन से पता चलता है कि स्पीड और वेवलेंथ का इन्वर्स रिलेशन है। लिहाजा ये x जो है ये क्या हो सकता है, वेवलेंथ हो सकता है। बाकी ऑप्शन गलत है क्योंकि प्लैंक कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहता है, उसके लिए ग्राफ इंक्लाइन नहीं आता, हॉरिजॉन्टल आता है। मोमेंटम भी स्पीड के साथ इंक्रीज होता है तो डायरेक्ट आना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑलरेडी मोमेंटम है। इट मीन द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी लैम्डा। x जो है वो लैम्डा होगा क्योंकि इन्वर्स रिलेशन इन दोनों का होता है। 158 को देखें। क्वेश्चन 18 टेस्ट में 158 एंड फिजिक्स पोर्शन में क्वेश्चन नंबर 18। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाफ वेव रेक्टिफिकेशन इज। आप सब जानते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में आधा पल्स होगा आधा नहीं होगा, आधा पल्स होगा आधा नहीं होगा। सो द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाफ वेव रेक्टिफिकेशन इज कि ये पल्स है तो नेक्स्ट नहीं है, फिर ये पल्स है फिर नेक्स्ट नहीं है। इट मीन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18 इन द टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 19 एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, अगर उसके प्राइमरी कॉइल में n टर्न्स है तो सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स कितने हो सकते हैं। तो जनाब आप जानते हैं कि फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर, अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर की हम बात करें तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए ns मस्ट बी ग्रेटर देन np। तो अगर np n है तो ns n नहीं n से ज़्यादा होना चाहिए। तो ऑप्शन ए तो गलत है। ऑप्शन बी इसलिए गलत है क्योंकि n/2 तो n से कम आता है। इट मीन द करेक्ट आंसर इज 2n। इफ ns इज ऑलवेज ग्रेटर देन np then here the possible correct answer is 2 times of n and hence option C is correct. The correct option of the given question is option C. Question number 20 कहते हैं कि अगर करंट पास करता है एक स्ट्रेट कंडक्टर से नॉर्मल टू यूर पेज, ये पेज है, इसका नॉर्मल आप जानते हैं ऊपर की तरफ होगा। अगर हमारे पास एक कंडक्टर से ऊपर की तरफ करंट यानी नॉर्मल की तरफ करंट पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह होगा। राइट हैंड रूल के मुताबिक मुझे कंडक्टर को इस तरह पकड़ना होगा कि थंब जो है वो करंट की तरफ हो। इन्होंने कहा कि करंट नॉर्मल है, अपवर्ड है, तो देखो मैंने अपना थंब अपवर्ड रखा, तो आप गौर कीजिएगा मेरी उंगलियां एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर रही हैं। इट मीन इन दिस केस अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, according to right hand rule, magnetic field in this case will be anti-clockwise. It will be anti-clockwise, or hence the correct option of the given question is option B. Question number 20 में option B आ रहा है। Question number 21 की तरफ बढ़ते हैं।
हाँ जनाब, तो क्वेश्चन नंबर 21 अब हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 21 में सॉलिनॉइड दिया है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड दिया है कि बताओ लेफ्ट साइड पे जो साइड है वो कौन सा पोल होगा। तो याद रखिए इन साइड सॉलिनॉइड जिस तरफ टेल होंगे वो साउथ पोल होगा और जिस तरफ हेड होंगे वो नॉर्थ पोल होता है। लिहाजा इस फिगर में अगर ये एक सॉलिनॉइड गिवन है और मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस इस तरफ हैं, तो द रूल फॉर सॉलिनॉइड इज जिस तरफ हेड होते हैं वो नॉर्थ पोल का काम करता है और जिस तरफ टेल होते हैं वो साउथ पोल का काम करता है। तो बताएं कि लेफ्ट साइड पे कौन सा पोल बनता है। द करेक्ट आंसर इज साउथ पोल एंड हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, ये कह रहे हैं कि द पीक वैल्यू ऑफ जनरेटर बाय EMF जनरेटेड बाय जनरेटर। तो भाई जनरेटर से जो EMF पैदा होता है वो EMF है NWAB sin ओमेगा t। अगर आप इसकी पीक वैल्यू चाहते हो तो पीक वैल्यू के लिए sin ओमेगा t को मैक्सिमम होना पड़ेगा और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो जब sin ओमेगा t 1 हो जाए इट मीन के द पीक वैल्यू EMF की जो पीक वैल्यू होती है, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो NWAB के बराबर है। And hence the correct answer of the given question is option A. Option A is the correct answer. Question number 23. Question number 23 क्या है कि 2 टन्स कॉइल 2 रेडियन पर सेकेंड से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला में रोटेट करता है। अगर पीक EMF 64 वोल्ट पैदा होता है तो बताओ कि कॉइल का एरिया कितना होगा। तो जनाब आपको जो डेटा मिला है वो ये है कि अगर B की वैल्यू 2 है, अगर B की वैल्यू 2 है, अगर एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू 2 है और साथ में कहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स भी आपके लिए 2 हैं, तो बताएं कि अगर पीक वैल्यू 64 है, EMF की पीक वैल्यू 64 है, तो एरिया ऑफ कॉइल क्या होना चाहिए। एरिया ऑफ कॉइल क्या होगा। तो जनाब हमारे पास आंसर है NWAB, ये पीक वैल्यू है, लिहाजा हम इसको 64 लिख सकते हैं। ये 2, ये 2, ये भी 2 और एरिया मालूम करना है। इस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 से 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 से 8, ये बन जाएगा 64 इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ A। 8 इस तरफ शिफ्ट करें तो आपको मिलेगा एरिया इज इक्वल टू 8 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आता है 8 मीटर स्क्वायर एंड हिंस द करेक्ट ऑप्शन इन द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन A। ऑप्शन A ठीक होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर क्वेश्चन इन द टेस्ट वो क्या कह रहा है, इसमें है कि अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज NS इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ NP। इफ इनपुट सिग्नल इतना है तो आउटपुट सिग्नल क्या होगा। आपको मिला है प्राइमरी वोल्टेज की वैल्यू, इनपुट सिग्नल मीन प्राइमरी वोल्टेज 140 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। ये बताओ कि सेकेंडरी वोल्टेज के बारे में करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो जनाब जितना टाइम्स नंबर ऑफ टर्न्स में फ़र्क होता है उतने टाइम्स वोल्टेज में फ़र्क होता है। अगर इन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी है आपको कि NS जो है वो NP के डबल है तो VS भी VP के डबल होना चाहिए। NS NP के डबल है, इट मीन के VS VP के डबल होना चाहिए। तो 140 का डबल लेने तो इट विल बी 280 वोल्ट। लेकिन ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी को कम या ज़्यादा नहीं करता, दैट्स वाई अगर 50 हर्ट्ज है तो 50 हर्ट्ज ही रहेगा एंड हिंस द करेक्ट आंसर इज 280 वोल्ट विद 50 हर्ट्ज। सो द करेक्ट ऑप्शन इन द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, let us talk about question number 25. What it is that 10 ohm, 50 ohm and 100 ohm resistance हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर हम इससे लो रेंज वोल्टमीटर बनाना चाहते हैं तो कौन सा रेजिस्टेंस सूटेबल होगा। आप लोगों के लिए रेफरेंस इस क्वेश्चन का ये है कि द रेंज ऑफ वोल्टमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अगर रेंज ऑफ वोल्टमीटर रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्टली है और आप चाहते हो कि रेंज हाई कर दें तो हाई रेंज के लिए आपको हाईएस्ट रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा। लेकिन अगर स्टेटमेंट में है कि हम लो रेंज लेना चाहते हैं तो फिर लो रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा। अब जो वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस है वो है 10, 50 एंड 100।
तो अगर हाई रेंज मांगते तो हम 100 सेलेक्ट करते, चूंकि इन्होंने स्टेटमेंट में कहा कि लो रेंज वोल्ट मीटर बनाना है तो लोवेस्ट रेजिस्टेंस उठाना पड़ेगा, एंड हिंस द करेक्ट आंसर इज 10 ओहम, while the correct option in the given question is option A. Option A is the correct option. And question number 26, what is the SI unit of permeability? Permeability का SI unit क्या है? तो जनाब आपको पता है that magnetic field intensity का एक यूनिट है म्यू नॉट NI, इस तरह लिख सकता हूँ. इसका यूनिट है टेस्ला. इसका यूनिट तो मालूम करना है, स्मॉल n का यूनिट होता है 1/मीटर और करंट का यूनिट है एम्पेयर. मैं एम्पेयर इस तरफ ले आता हूँ तो टेस्ला डिवाइड बाय एम्पेयर बन जाएगा. ये मीटर ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो परमीबिलिटी का यूनिट टेस्ला मीटर पर एम्पेयर आता है. लेकिन हम ये भी जानते हैं कि टेस्ला इज एक्चुअली इक्वल टू वेबर पर मीटर स्क्वायर. तो इसको रिप्लेस करें, देयरफॉर म्यू नॉट हमें मिलेगा वेबर मीटर डिवाइड बाय एरिया और मीटर स्क्वायर. मीटर इज कैंसल्ड विद मीटर, and hence the correct option is Weber per ampere into meter. Weber per ampere into meter is the correct answer, and hence option A is the correct option in question number 26. ये क्वेश्चन था क्वेश्चन 26. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर. क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर कैन ओनली बी यूज्ड फॉर डीसी, क्योंकि फॉर एसी it will vibrate, its pointer will vibrate, and we cannot measure or observe the value of AC. Therefore, it is that galvanometer can only be used for DC, because for AC its pointer will vibrate and localize नहीं होगा. Hence option B is the best option. क्वेश्चन नंबर 168 है. इसमें आपको एक फिगर दिया है. कहते हैं कि इस कंडक्टर पर फोर्स कितना होगा अगर करंट 1 एम्पियर है. तो गौर करें जनाब, फिगर में जो लेंथ कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आया है वो 10 है. वैसे तो टोटल लेंथ 20 है, लेकिन हमने वो लेंथ इस्तेमाल करना होगा जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है. तो फोर्स हमें मिलता है करंट कैरिंग कंडक्टर पे ILB साइन थीटा. फोर्स की वैल्यू करंट इन्होंने कहा 1 है. लेंथ आप 20 नहीं लोगे, क्योंकि टोटल लेंथ इस इक्वेशन में यूज़ नहीं होता, बल्कि वो लेंथ यूज़ होता है जो मैग्नेटिक फील्ड में शामिल हो. तो मैग्नेटिक फील्ड में 20 मीटर पार्ट नहीं बल्कि 10 मीटर पार्ट है. इन्होंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो 2 टेस्ला है, फिगर में दिया है, और एंगल 90 डिग्री पे ये रखा है. हिंस द करेक्ट आंसर इज 10 multiplied by 2, 20 and sin 91. It means the correct answer is 20 Newton, while the correct option is option B. The correct option is option B. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 29. वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 29. एंड क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है? अभी जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था ये क्वेश्चन नंबर 28 था. 28 नंबर क्वेश्चन हमने डिस्कस किया. नाउ लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 29 इन द टेस्ट. एंड क्वेश्चन नंबर 29 इन द टेस्ट सेज द प्लेन ऑफ कॉइल कैरिंग करंट इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड. आपसे कहा है कि प्लेन जो है वो पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो टार्क क्या होगा? जब भी एंगल प्लेन का दिया हो तो टार्क का इक्वेशन होता है NIAB cos ऑफ अल्फा. एक इक्वेशन है NIAB sin थीटा, लेकिन वो इक्वेशन फॉर एंगल ऑफ नॉर्मल के लिए है. फॉर एंगल ऑफ प्लेन हम cos अल्फा लेते हैं. पैरेलल का मतलब है कि एंगल 0 डिग्री है, तो जब हम अल्फा की वैल्यू NIAB के साथ 0 पुट करें तो इससे 1 आता है, और जब भी cos या sin 1 हो जाए तो आंसर मैक्सिमम मिलता है, क्योंकि 1 represents the maximum value of sin or cos. Hence the torque will be maximum in this case. And question number 29 का correct option है option B. Let us talk about question number 30. Magnetic flux density is equal to what?
तो जनाब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मीन फ्लक्स बाय एरिया, और फ्लक्स बाय एरिया चूंकि B के बराबर है, देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट, और B का दूसरा नाम है फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और फ्लक्स डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर है 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? इसमें कह रहे हैं द कंप्लीट मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। आप जानते हैं कि ये फोर्स होता है Q VB साइन थीटा, ये इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर वेक्टोरियल फॉर्म लिखना चाहोगे तो 400 स्केलर है, और VB साइन थीटा कैन बी रिप्लेस्ड बाय V क्रॉस B, हम इसको V क्रॉस B से रिप्लेस कर सकते हैं। सो इसमें ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? द नेट रेजिस्टेंस इन द गिवन फिगर विल बी। तो जनाब फिगर आपको इस तरह मिला है कि ये रेजिस्टेंस R है, इसका इस R से लिंक है, और एक और R/2 इसके साथ पैरेलल में है। तो इन दो पॉइंट्स यहाँ से यहाँ तक नेट रेजिस्टेंस मालूम करें। आप इन दोनों का पहले पैरेलल मालूम करें, इन दोनों के पैरेलल से आप करके देख लें तो इससे आपको मिलेगा रेजिस्टेंस R/3, इन दोनों के पैरेलल से R/3 मिलेगा। फिर R/3 और R आपस में सीरीज में है, तो जो फाइनल नेट रेजिस्टेंस होगा वो होगा R + R/3। हिंस द करेक्ट ऑप्शन इज आंसर इज 3 और 3R + R, and hence the net resistance of the given circuit is 4R / 3। फिर से बता दूं कि इन दोनों का पैरेलल मालूम करें, यानी 1/R = 1/R1 + 1/R2, इससे R/3 मिल जाएगा। फिर वो R/3 इसके साथ सीरीज में है तो डायरेक्ट ऐड करें, 4R/3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। हिंस ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है कि अगर 10 मीटर वायर है उसकी रेजिस्टिविटी सिग्मा है, रो होना चाहिए। तो अगर 20 मीटर वायर होगा फिर रेजिस्टिविटी क्या होगी? आप जानते हैं कि रेजिस्टिविटी लेंथ ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि रेजिस्टिविटी के लिए हम जो लेते हैं कंडक्टर का लेंथ 1 मीटर फिक्स लेते हैं। हिंस अगर कंडक्टर का लेंथ 10 मीटर हो, 20 मीटर हो, 200 मीटर हो, जितना भी हो, तो रेजिस्टिविटी जो है, रेजिस्टिविटी is not related, it is not related with length of conductor, hence the correct answer is sigma। इन्होंने सिग्मा लिखा है बट रो होना चाहिए, बट जो लिखा है वही ठीक है, सिग्मा ही इसका करेक्ट आंसर है। और करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे लिए वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34 इन द टेस्ट सेज कि बताएं इस सर्किट में अगर 3R से करंट 9 एम्पेयर है तो R से करंट क्या होगा? आसान क्वेश्चन है। ये रेजिस्टर R है, ये रेजिस्टर 2R है, इधर एक रेजिस्टर आपको मिला है 3R। ये तीनों रेजिस्टर जो है ये पैरेलल कनेक्ट है एक वोल्टेज V के साथ। क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो ये है कि अगर यहाँ से 9 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा वो कितना होगा? लॉजिक ऑफ द क्वेश्चन इज दैट करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो जिसका रेजिस्टेंस जितना कम होगा उसका करंट उतने टाइम ज़्यादा होगा। तो देखो ये R 3R से 3 गुना कम है, तो इसका करंट इसके करंट से 3 गुना ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस से 3 टाइम्स लेस है तो ये करंट इस करंट से 3 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए। तो 9 एम्पेयर का 3 टाइम्स 27 एम्पेयर बनता है। हिंस इससे गुजरने वाला करंट क्या होगा? 27 एम्पेयर। हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं बट दैट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर अस and it's like an objective or MCQ, so we have to deal it logically, not that is mathematically. Anyhow, the question next is 35 जो है इस क्वेश्चन नंबर 34 में ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज इन वेलोसिटी सेलेक्टर इज 2:3। बताओ कि वेलोसिटी सेलेक्टर जो वेलोसिटी सेलेक्ट करेगा वो क्या होगी? यहाँ अक्सर स्टूडेंट जो है वो 0.66 ले लेंगे, लेकिन बोथ ए एंड सी आर पॉसिबल, क्योंकि इन्होंने ये नहीं कहा कि E/V का रेशो है, इन्होंने कहा इंटेंसिटी का रेशो है। तो अगर ये E/B होगा 2/3, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि B/E जो है वो 2/3 हो। इन्होंने इंटेंसिटी कहा है तो इंटेंसिटी का रेशो E/B भी हो सकता है, B/E भी। अगर ये आंसर E/B होगा
तो फिर तो करेक्ट आंसर जो वेलोसिटी है वो होगा 0.66, लेकिन अगर ये b बाई ई होगा तो वेलोसिटी सेलेक्टर जो वेलोसिटी सेलेक्ट करता है वो तो e बाई बी होता है। फिर आपको इसको उल्टा करना होगा तो फिर e बाई बी 3/2 बनेगा, और 3/2 मीन 1.5। तो जब तक आप हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं दोगे कि कौन सी इंटेंसिटी ऊपर है कौन सी इंटेंसिटी नीचे है, तब तक हम ये भी ले सकते हैं ये भी ले सकते हैं। सो 0.66 भी पॉसिबल है, 1.5 भी पॉसिबल है, एंड द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36, लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 36। एक बल्ब है, 10 ओहम रेजिस्टेंस है, 10 वोल्ट उसको वोल्टेज मिला, पावर कंज्यूम क्या होगा? तो जनाब पावर इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर आर, इट इज 10 स्क्वायर ओवर 10, 10 is cancelled with 10, it mean the power consumption will be 10 watt, the rate of 10 watt वो काम करेगा। 37, question number 37 in the test, and that is कि the charge on toner particle is negative। आप जानते हो कि toner is a negatively charged particles in photocopier। फोटोकॉपियर में जो टोनर होता है ब्लैक पाउडर वो नेगेटिवली चार्ज होता है। इट मीन द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38 इन द टेस्ट इम्प्लाइज एनर्जी अगर कैपेसिटर में 1000 जूल की स्टोर हो, 10 फेराड का कैपेसिटेंस हो, पोटेंशियल कितना बनेगा? एनर्जी का इक्वेशन है हाफ सी वी स्क्वायर। अगर ये 1000 है, हाफ की जगह हाफ, C10 है, वोल्टेज स्क्वायर, ये 10 को कैंसिल कर देगा, 2 इधर आएगा, 200 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। इससे जो भी आंसर आएगा, लेकिन वो आंसर इन ऑप्शन में मौजूद नहीं है, लिहाजा द करेक्ट ऑप्शन इज डी एंड द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 39, चार्ज ऑन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर 100% डबल हो गया, तो न्यू और ओल्ड पोटेंशियल का रेशो क्या होगा? क्वेश्चन ये है कि न्यू पोटेंशियल और ओल्ड पोटेंशियल का रेशो क्या होगा? तो एक है जनाब न्यू पोटेंशियल और एक है ओल्ड पोटेंशियल, इनका रेशो क्या होगा? फर्ज करें ओल्ड पोटेंशियल की वैल्यू v है, फर्ज करें ओल्ड पोटेंशियल की वैल्यू v है, न्यू पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? जब चार्ज 100% हो जाए तो वोल्टेज भी 100% होगा, और 100% वोल्टेज का मतलब है डबल। Therefore, new potential will be double of V. A is because of 100% change. V is cancelled with V. It means the ratio of new potential to old potential will be 2:1. The last question of the test 40. Question number 40, and that is the ratio of force and charge in an electric field at a point is 4:1. यानी force और चार्ज का जो रेशो है वो 4/1 है। आप बता दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी। तो वही रेशो का गेम खेला गया आपके साथ। एक्चुअली फोर्स ओवर चार्ज रिप्रेजेंट्स इंटेंसिटी, सो देयरफॉर इंटेंसिटी इज इक्वल टू 4 न्यूटन पर कूलम, एंड हेंस द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह।